कि देवी देवताएं कोई दूसरे लोक के हैं, दूसरी मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन परमात्म ज्ञान जब हमें मिलता है तो पता चलता है कि वही देवत्व हमारे अंदर छिपा है और वही देवत्व को हम जगा सकते हैं ज्ञान, योग, सेवा और धारणा की शक्ति से। परमात्म ज्ञान, परमात्म महावाक्य जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आज से लगभग 20-25 साल पहले उस नॉलेज में इतना सुकून है, इतनी शांति है कि आत्मा तृप्त हो जाती है। वही कुछ अनुभव मैंने 2003 में किया था और दिल से उद्गार निकले थे कि परमात्मा, तुमने किसी भी माध्यम से मुझे ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझे ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझे योग सिखाया, तुमने मुझे योग सिखाया। मनुष्य से देवता बनना सिखाया। योग से हम अपने विकर्मों को विनाश करके मनुष्य से देवत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे सेवा सिखाई, दुआओं के पंख लगाए। दुआओं कमाने का साधन एक ही है और वो है सेवा। तो तुमने मुझे परमात्मा सेवा सिखाई, दुआओं के पंख लगाए। तुमने मुझे धारणा सिखाई, डिसिप्लिन्स, नीति नियमों में रहना सिखाया, दिव्य गुणों को धारण करना सिखाया। हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा आती जाती है जैसे जैसे हम धारणाओं में, नीति नियमों में हमारी लाइफ डिसिप्लिन होती है। बाहर का खान पान, सात्विक भोजन, अशुद्ध भोजन की परहेज, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में शारीरिक सलामती, सिक्योरिटी भी लाती है और साथ साथ में एक ऐसा प्रोटेक्शन देती है जो फिलहाल इस कलयुग के अंत समय में सभी बातों से हम बचे रहते हैं। तो खास करके ये तीसरे दिन का दूसरा सत्र और इस भूमि के ऊपर, सेंटर के ऊपर जब शिविरें लगती हैं तो मेरा अनुभव ये है कि दूसरी जगह धर्मशालाओं में या कोई अलग पब्लिक प्लेस में जब शिविरें लगाना होता है तो थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा का खर्च भी होता है। लोगों को समझाने में भी थोड़ा जोर ज़्यादा देना पड़ता है। जहाँ की यहाँ बना बनाया तपस्या युक्त, योग युक्त वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें हर एक की काया भी कंचन बनती है और साथ साथ में मन भी शांत होते हैं। तो ये एकदम आसान जरिया हो जाता है। तो उसके लिए विशेष रूप से दीदी जी का धन्यवाद और हमारे सबके प्यारे महेश भाई और अंजू दीदी, जिनके नामों में भी कुछ सुंदर अर्थ भरे हुए हैं, क्योंकि हर एक नाम के अंदर एक सुंदर अर्थ समाया हुआ होता है। महेश भाई से मैं पहली बार मिला तो महेश भाई, नाम महेश किसको कहा जाता है? शिव, शंकर को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिमूर्ति रचयिता है शिव। त्रिमूर्ति रचयिता शिव है। शिव ने शंकर का निर्माण किया, ब्रह्मा का किया और विष्णु का किया। इसमें ब्रह्मा का काम क्या है? हाँ, स्थापना करना, वेरी गुड। विष्णु का पालना करना और शंकर का काम क्या है? विनाश करना। हमारे महेश भाई क्या कर रहे हैं? बीमारी का विनाश करने के निमित्त बने हैं, अशुद्धियों का विनाश करने के लिए निमित्त बने हैं। तो कितना सुंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं कि आप सभी के जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर परिवर्तन आएंगे, वो दुआओं के अधिकारी तो बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि सत्कार्य में सहभागी बनना, निमित्त बनना, मीडियम बनना, ये भी तो
बहुत सुंदर सौभाग्य जिनको कहेंगे। तो ये सौभाग्य का काम हमारे ब्रह्मा कुमारी के सारे संस्थानों में ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई, जिनका नाम परमात्मा ने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी रखा है, जो जगत की पालना करते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, सुखी बांटते हैं, शांति बांटते हैं, स्वास्थ्य भी बांटते हैं। अभी तो फिलहाल स्वास्थ्य के पार्ट में रोल जो है स्टार्टिंग में जरूरत कम थी तो कम था, अब स्वास्थ्य की भी जरूरत लोगों को पड़ने लगी है। तो बाबा ने बहनों और भाइयों को, कुमार कुमारियों को स्वास्थ्य के लिए भी निमित्त बना दिया कि भाई आप स्वास्थ्य भी प्राप्त कराओ सभी को। तो एक तरफ देखा जाए तो स्थापना का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ में बीमारियों का विनाश करने का काम भी कर रहे हैं। अंजू बहन के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, पहली बार ही संपर्क में आए दीदी जी से, क्योंकि यहाँ कभी भी झारखंड में आना ही नहीं हुआ। वो मैं तो देखता हूँ कि हर एक कुमारी हो या कुमार हो, बाबा के विशेष वरदानों से सुसज्ज होते हैं। बाबा ने कुछ उसके अंदर गुण और विशेषताएं इतनी सुंदर रीति से भरी हुई होती है, जो दुआएं कमाते भी हैं, दुआएं देते भी हैं। दुआएं लेना और देना उन्हों का बिजनेस है, यही प्रोफेशन है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। दुआएं दो, सुख दो, सुख लो, प्यार दो, प्यार लो। अंजू दीदी का नाम का मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था नेट के, अंजू बहन मतलब क्या होता है, तो उसमें नेट पे अर्थ मिला कि बी लव्ड, प्यार देने वाली देवी है। तो सबको प्यार देते हैं, प्यार के साथ साथ स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और बी ब्लेस्ड, जो खुद तो ब्लेस्ड हैं लेकिन हमें भी यहाँ ब्लेसिंग दे रहे हैं। और हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे अंदर शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये 5 चीजों की जागृति कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जैसे शिव ने ये सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को उत्पत्ति की, और ये तीनों देवताओं के स्वरूप में एक साकारी स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं। पता है कि ब्रह्मा 3 मुख वाले, बहुमुखी, दाढ़ी बताई गई है। विष्णु को शेषनाग के सैया के ऊपर लिटाया हुआ बताया गया है, लेकिन साकार स्वरूप हमें कुछ न कुछ एक इंडिकेशन दे रहे हैं। हम न्यूडाइट सिस्टम की तरफ सोचे, उस एंगल से सोचे, तो ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है। सर्जन का काम भी होता है, पालन का काम भी होता है, और विनाश का काम भी होता है। शास्त्रोक्त रीति से आज समझेंगे व्हाट इज द न्यूडाइट सिस्टम। ये तीनों देवताएं, ये तीनों शक्तियां हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में कार्यान्वित होती है हमारे शरीर के साथ। किसी को पता है किस तरीके से ये तीनों शक्तियां कार्य करती है ब्रह्मा विष्णु महेश की? तो सुबह सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं, 4 से लेके 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, वो पार्ट किसका है? महेश का। किसका है? महेश का। 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक ये पार्ट है ब्रह्मा का, और रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये पार्ट किसका बचा? विष्णु का। तीनों देवताएं इस समय के दौरान, इनकी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर काम करती है। अगर उसी हिसाब से देखो, हर एक स्वास्थ्य के जो जानकार है, उन लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से नीति नियम बनाए हैं। दीदी जी से कल बात हो रही थी तो बता रहे थे कि भाई जी कितने सारे लोग स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। आज YouTube खोलेंगे तो कितने सारे लेक्चरर आ जाएंगे, सब अपनी अपनी अलग अलग बात बताते हैं, और कई बार तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कोई कहता है कि सुबह नाश्ता करो, फल खा लो,
कोई कहता है सुबह भूखा रहो, कोई कहता है दोपहर में सलाद खा के फिर एक दो चपाती खा लो, कोई कहता है चपाती खाओ लेकिन डिटॉक्स करके खाओ, उसमें पालक की पत्ती या फिर गाजर बीट का चुकंदर करके उसको थोड़ा कद्दूकस करके उसमें डाल दो। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कहानी सुनाने में व्यस्त है और हम किसको फॉलो करें? हम किसी को भी झूठ नहीं ठहराएंगे, किसी को भी, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव के आधार से, अपने ग्रुप्स और फॉलोअर्स के आधार के ऊपर वो आपको बता रहा है और हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ परिणाम मिलता ही मिलता है। तभी तो वो प्रथाएं, वो चीज है, वो आज सोसाइटी में इतनी फैली हुई है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनके अनुभव के आधार के ऊपर मैं इतना सिंपल कंक्लूजन हम निकाले तो सभी लोग कम खाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। किसके ऊपर? ये कॉमन फैक्टर है, आप देख लो, सभी लोग कम खाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। दूसरी चीज, सभी फास्टिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर जोर दे रहे हैं। तीसरी चीज, सभी शुद्धिकरण के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये सारे व्याख्या जो लेक्चरर हैं उनकी कॉमन बातें हैं। हम कह रहे हैं कि एनिमा ले लो, कोई कहता है पेट की पट्टी लगा लो, सुबह सुबह 1 घंटे के लिए भिगोकर गीली पट्टी लगाओ, गर्म पट्टी लगाओ। कोई कहता है कि मशीन के अंदर चले जाओ और स्टीम बाथ ले लो, है? तो सभी अपनी अपनी तकनीकों से आपकी बॉडी को क्या करवा रहे हैं? डिटॉक्स करवा रहे हैं। ये कॉमन कंक्लूजन है। हर एक व्यक्ति, कोई कहता है रात को 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, कोई कहता है, एनडीएस में कहा जाता है कि रात को भी कर लो भोजन। भाई, नीति नियम अलग हो सकते हैं लेकिन कॉमन जो उपवास, क्लींजिंग और नरिशमेंट, ये 3 चीजें, उपवास, क्लींजिंग और नरिशमेंट, ये तीनों चीजें सेम है सारों में। हमें कौन सी इजी पड़ रही है, हमारी रोग की तीव्रता किस प्रकार की है, उसी प्रकार से कोई भी पथी थेरेपी आप यूज कर लोगे, आपको फायदा होगा। वो चाहे डीआईपी डाइट हो, वो चाहे नेचुरल लाइफस्टाइल हो, वो चाहे कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग के कोई विदेशों में काफी सारे डाइट प्लान चलते हैं वो हो, किसी भी हिसाब से आप जाएंगे कुछ न कुछ पालेंगे। और मैंने अपने इस 15-20 साल के अनुभव के आधार के ऊपर ये देखा है कि हर एक पथी थेरापियां एक समाज के बीच में ले जाने के लिए थोड़ी छूट छाट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? छूट छाट देनी पड़ती है। तो किसी ने एक टाइम पके हुए भोजन को या फिर अनाज दालों को जगह दे दी, किसी ने मिलेट्स को जगह दे दी, किसी ने एनीमा करने में कोई हिचकिचाहट होती है तो पेट की पट्टियां दे दी, या फिर उनको स्टीम बाथ दे दिया। हमारे वहाँ मशीन है इंफ्रारेड टेक्निक, तो उनसे किसी ने हाइड्रोकोलोन लगवा लिया कि भाई हर रोज किसी को फुर्सत नहीं है तो देखो एक बार मशीन पे चढ़ाओ, सफाई हो जाए। तो अपने अपने तौर तरीके से लोगों की मेंटालिटी के आधार के ऊपर सभी ने अपनी अपनी तकनीकें विकसित की है। लेकिन अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशंस और सबसे कठिन से कठिन और सबसे परिणामदायी, इफेक्टिव, वो न्यू डाइट सिस्टम है। ये मेरा अपना खुद की राय है, आपके ऊपर ये राय रखने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डीआईपी डाइट और सारी चीजें में बीमारियां थोड़ी ज्यादा थी तो करता रहता था, हर सब कुछ करता रहता था। सुबह सुबह 4 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करता था, 100 सूर्य नमस्कार। मैं योगासनों में मास्टर था, आसन, प्राणायाम, आराम से मयूरासन करना हो या धनुरासन करना हो, अनुलोम विलोम करना हो या कपालभाति करना हो, सब में एक्सपर्ट। और 4 बजे उठ के 8 बजे तक 4 घंटा अपना टाइम निकालता था। फिर भी 8 बजे 4 घंटे आपने शरीर को इतना तोड़ा है, भूख भी कितनी लगेगी आपको, और आप भूख को नहीं रोक पाएंगे।
और फिर सुबह सुबह चाय चपाती ये सब कुछ खाते हैं। सब यही दिनचर्या है लोगों की, योग करने वालों की भी यही दिनचर्या है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, हाथ पैर फैला ले लो और जबरदस्त रीति से बॉडी को एकदम श्रम दे दो, लेकिन भूख इतनी लगेगी कि फिर चपाती पे चपाती खाते जाएंगे। या फिर कोई कोई तो लोग एक्सरसाइज जिम के बाहर जैसे निकलते हैं तो बाहर लारियों में, जिनको डिसिप्लिन नहीं है वो तो लारियों में भी खाते रहते हैं। और एक बार एक ग्रुप में मैं गया तो लगभग जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम का सेमिनार लगाया था वो 10 लोग थे योगाचार्य, 8-10 लोग योगाचार्य थे। उन्होंने ये आयोजन किया था क्योंकि उनके जीवन में बदलाव आया था। मैंने देखा कि सभी के पेट बढ़े हुए हैं। मैंने कहा योग आप कितने समय से कर रहे हो? मैं 30-35 साल से कर रहे हैं। कहा योग करते हैं तो फिर पेट क्यों बढ़ना चाहिए? पेट तो अंदर रहना चाहिए। इतना आप श्रम करते हो, लेकिन जितना श्रम ज्यादा उतना भोजन ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। भोजन डिसिप्लिन भी रखते हैं, एक बार खाने वालों का भी पेट बड़ा होता है, लेकिन पूरे दिन की कसर रात को निकलती है। तो ऐसा खाना भी गलत है। एक बार खाते खाते भी हो सकता है आप बीमार हो सकते हो। खाना तो हमेशा संयमित रखना है। तो इस प्रकार का एक प्रकार का खाना भी अगर बैलेंस में नहीं रहेगा तो भी बीमार होने की संभावना पूरी है। उनसे कम बीमार होंगे 2-3 टाइम से खाने वालों के मुकाबले, लेकिन बीमारी तो आएगी। तो इसी हिसाब से आप बहुत स्वास्थ्य के सब्जेक्ट को बारीकी से समझने की जरूरत है। मेन चीजें समझें, कोई क्रियाओं को न पकड़ ले। ज्यादातर हमारी आदत एक ऐसी पड़ गई है बचपन से कि हम एक्शन को पकड़ लेते हैं। हम ज्यादातर क्रियाओं को पकड़ लेते हैं। एक्चुअल में पकड़ना है भावनाओं को, उनके पीछे का भाव क्या है वो चीज पकड़ी जाती है, और हम भाव के बदले क्रिया को पकड़ लिया। न्यू डाइट सिस्टम के लगभग 150 साल 100-150 साल पहले की बात है, जिन्होंने ये इनका उद्भव किया, इन चीजों को, इन सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा, उस व्यक्ति का नाम था बद्री नारायण त्रिपाठी, संत, जिन्हों की आयु 40 साल वो जीवन जिए। उनकी बहुत सुंदर कहानी है। उनके सदशिष्य हृदय नारायण योगी जी महाराज, शायद किसी ने डीप स्टडी है तो पता होगा, इनके ये पहले शिष्य जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जितना गुरु में गुण थे उनसे भी अधिक एक कदम आगे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हृदय नारायण योगी जी महाराज ने प्रथम सिद्धांत मनुष्यों को दिया कि यहाँ इस साधना मार्ग में, स्वास्थ्य प्राप्ति के मार्ग में क्रिया का कोई महत्व नहीं है, भावनाओं का महत्व है। ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ लेनी है। हम कहते हैं कि एनीमा करो, हो गई क्रिया। दोपहर में ग्रीन जूस 12 बजे पियो, हो गई क्रिया। बाद में फल सलाद सब्जी खाओ। तो इस हिसाब से हम स्थूल रीति से इस चीज को पकड़ लेते हैं, और वो भी करने से कुछ ना कुछ फायदा तो मिलता है। लेकिन अगर भावनाओं को साथ में नहीं जोड़ेंगे तो आपको मनवांछित परिणाम नहीं मिल सकते। 12 बजे तक भूखे रह रहे हैं और कहते हैं कि अभी अब बस कल का एक दिन बचा है और दूसरा आधा दिन बचा है और पूरा 2.5 दिन का खेल बचा है, बाद में घर पे जाके देख लेंगे। लाचारी से अगर हम भूखे रह रहे हैं तो उपवास से फायदा होगा। वो उपवास को हम शोधक उपवास कहेंगे। उस उपवास का नाम क्या है? शोधक उपवास। बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के मार देगा, आपकी कुछ ना कुछ फायदा करेगा। लेकिन ये उपवास लाचारी से किया गया है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम में नहीं आएगा। हम नवरात्र के ऊपर उपवास रखते हैं तो माँ दुर्गा को कितना प्यार से याद करते हैं, देवियों को, देवियों की झांकी भी लगाते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें 9
10 देवियां तैयार होती हैं। तो कोई भी चीज को अगर भावना के साथ जोड़ लिया जाए तो वो उत्तम परिणाम देना शुरू करती है। तो बड़े प्यार से, भावना से उपवास करने का मुझे ये सुंदर 5 दिन के लिए मौका मिला है, जो घर वाले आसानी से नहीं करने देते। यहाँ कोई झंझट नहीं, सभी बैठे हैं, सभी उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान ध्यान सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो इतना सुंदर उत्सव, उत्सव ही कहेंगे इनको, इतना सुंदर उत्सव करने का मुझे सद्भाग्य इस 5 दिनों के दौरान मिला है। तो ये सुंदर भावना उपवास की दैवी शक्तियों को भी जागृत कराने के लिए निमित्त बन जाती है, जिनको आनस उपवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनस उपवास। ऐसे 5 प्रकार के उपवास हैं, डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। टॉपिक निकला है तो थोड़ी चर्चा हमने कर ली कि भावनाओं का विशेष रूप से महत्व होता है। हर एक चीज को भाव युक्त करो, नियमों का पालन करो, लेकिन नियम हमारे फायदे के लिए बने हैं। जितने कायदे उतने फायदे, ये तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि कायदे में जितना रहोगे उतना फायदे में रहोगे। 12 बजे तक कोई मुझे कहता है सर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही है, दस्त लग गए हैं, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ, तो हम कोई कायदे के ऐसे हठयोगी तो है नहीं। हम कहते हैं कि तो महाशय आप थोड़ा सा नारियल पानी पी सकते हो, थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हो, थोड़ा पाइनएप्पल या ऑरेंज का जूस पी सकते हो, लेकिन हल्के से हल्का लेकर अपना काम चला लो। तो हठयोगी भी नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा कायदे से भावना युक्त करेंगे तो आराम से 12 बजे तक का फास्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर पाएंगे, अच्छी समझ के साथ करेंगे तो उस प्रकार से भावनाओं से किया गया उपवास भी फलदायी है। एक बाबा की बच्ची थी, वो एनिमा का प्रयोग करते थे, तो वो प्रयोग करने के दौरान वो अच्छी कमेंटेटर हैं कि जो अच्छी कमेंट्रियाँ कराती है बाबा की, तो वो कहती है मैं एनिमा के विषय में हमने कमेंट्री बनाई है, जैसे ग्रीन जूस के विषय में उन्होंने कमेंट्रियाँ बनाई है, हर चीज की कमेंट्री तो खुद करते हैं। तो ये परमात्मा की वाइब्रेशन उस पानी में जा रही है, पानी एकदम से चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमारे विचार पानी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और वही पानी एनिमा के ये सुंदर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मेरे शरीर की गंदगी को बाहर फेंक रहा है, अशुद्धियाँ बाहर जा रही है, मेरा पूर्ण शरीर और मन दोनों डिटॉक्स हो रहे हैं, मैं हल्का फील कर रही हूँ। इस टाइप की सुंदर सुंदर कमेंट्रियाँ मैं आराम से बैठे बैठे करती हूँ, क्योंकि क्रिया के साथ साथ विचारों का भी सुंदर प्रभाव रहता है। तो उस हिसाब से तन को भी जोड़ लिया, मन को भी जोड़ लिया, तो और उत्तम परिणाम मिलने लग जाते हैं। सिर्फ 1 साल से कर रहे हैं वो, और हमारे साथ शिविरों में रहते हैं, अभी वहाँ मोहाली का सेंटर भी संभाल रहे हैं। सिर्फ 1 साल का प्रयास, 1 साल की तपस्या आज उनको बहुत आगे लेके गई है। ऐसा जरूरी नहीं है सीनियर हो वही होशियार है। मेरे पास एक बार फोन आया एक भाई का, हमारे गुजरात से, मैं जब पोरबंदर था, भाई जी मैं 2 साल मेरे को हुए थे, तो फोन करके बताया कि आप तो फोन भी नहीं उठाते, अब हम बिजी रहते हैं, अभी यहाँ बैठे हैं तो लगभग 20 मिस कॉल्ड हो गए, फोन उठाना संभव नहीं है। तो वो थोड़ा बुरा मान गए और कहने लगे कि आप तो बहुत बड़े हो गए हो, ये वो जो दुनियादारी में बोलते हैं ना, उस टाइप का बोलने लगे। आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? मैंने कहा वहां से, मुझे कैसे पता हो, आप फोन के आवाज के ऊपर पहली बार सुन रहा हूँ, आप बताओ अपना परिचय दो। बोला मैं ये सीनियर फलाना फलाना भाई बोल रहा हूँ, पिछले 12 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा आपके चरणों में नमन, आप हमारे सीनियर हो, हमारे लिए कोई सीख हो तो आप बताओ। बोला सीख वीख बात की छोड़ो, आप पहले मुझे बताओ मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है।
अरे कमाल हो गया, 12 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमारे शिविरों में तो 2-4 दिन में, 5 दिन में शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मतलब उन्होंने ना शरीर के ऊपर काम किया, न मन के ऊपर, न बुद्धि के ऊपर। रोग थोड़े ही एक अकेले शरीर के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर भी होता है। जब आप इगोइस्टिक हो जाते हो, अपना अहम देह अभिमान को भी छोड़ नहीं पाते हो, तो ये बुद्धि के ऊपर का रोग है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, ऐसा धुन बजने लगता है, तो ये आप मन और बुद्धि से आपके रोगों को निकाल नहीं पाए हो। अगर आप न्यू डाइट सिस्टम करते करते भी चिंतित हो कल क्या होगा, 6 महीने के बाद रोग जाएगा तो सही ना, सर के पास गारंटी भी ले लेते हैं, तो चिंता ही लगी पड़ी है। हमारे हाथ में तो कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप करते रहो ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अरे मैं तो 3 साल करने के लिए तैयार हूँ। रोग जाएगा, कहाँ जाएगा, तो कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई जी ये थायराइड कितने महीने में जाता है, क्योंकि हम थक चुके होते हैं तो पूछते हैं, तो हम तसल्ली के लिए भी बता देते हैं कि लगभग 3 महीना करो, चला जाएगा। किसी किसी को मैंने देखा है 1-1 महीने में चला गया थायराइड, और किसी को 6 महीने के बाद गया। लेकिन हमें धीरज रखनी है, कोई रोगों का पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रखना नहीं है। देखो जी, 24 घंटे में लोगों के शुगर नियंत्रित होते हैं, तो ये समझ नहीं लेना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का 24 घंटे में शुगर जाएगा। किसी को 24 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 24 महीने तो अभी मैंने देखे नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम के प्रति ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को 12 साल के बाद भी नहीं गया है। बाकी ये लंबी चौड़ा पीरियड है ही नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी घातक बीमारियों में लोगों को 1 साल, 1.5 साल लग जाते हैं, और कई कई बार कुछ कुछ बीमारियों में परिणाम 70-80% भी मिलते हैं। कितना फर्क मिलता है? मैंने कहा 70-80% तो रिजल्ट मिलेगा, इतना तो कम से कम हो सकता है 100% भी मिल जाए। तो बोले कि इतना ही काफी है। अगर पूरे जीवन में 100% से ही भोगते रहेंगे, उनके बदले 70-80 मिल गया, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी गिफ्ट मिल जाएगी इस रोग में। तो जो मशीनरी हमने एक बार बिगाड़ दी है, पूरी तरीके से घुमा दी है, अब वो मशीनरी पहले जैसी तो युवा की भांति नहीं बनेगी। लेकिन आपका काम हो जाए, आप चलते फिरते रहे, चिल्लाए नहीं, दर्द न हो, आराम से अपना लाइफस्टाइल गुजार सके, तो इनसे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। तो इतनी आस आप रखकर आगे जाएंगे तो जीवन तो सुंदर स्वर्णिम बन ही जाएगा। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली सारे प्रयोग करते रहना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ कोई झाड़ फूक वाली बात नहीं है, कोई बाबा वाली बात नहीं है कि आप यहाँ शरण में आ गए, जा बेटा तेरा भला हो जाएगा, यहाँ से आप वापस खाली हाथ। यहाँ पर्ची वर्ची तो निकालते नहीं है, वरना पर्ची भी निकालोगे कि बाबा जी हमारी ये रोग है तो कितने दिन में जाएगा। और आज वहां लाखों की भीड़ होती है, क्यों? क्योंकि सीधा कोई पर्ची निकाल कर तकलीफें दूर कर दे तो क्यों नहीं जाएं लोग, एक बार तो ट्राई करने जरूर जाएंगे। और दुखी दुनिया है, बाबा मुरलियों में कहते हैं दुख धाम है, तो दुख इतने बड़े हुए हैं कि उसमें सारे चल रहे हैं। आप भी कोई धूल लेकर भी बैठ जाओ तो मूर्ख लोग का आना शुरू हो जाएगा। उसमें हो सकता है 500 लोग आए, 2 लोगों की बीमारी जाने ही वाली है और आपसे धूल लेके चले गए, वो इतना प्रचार करेंगे आपका और 2000 लोग आएंगे। ये खेल चल रहा है सभी जगह। यहाँ 100 लोग आए तो 100 लोग, वहां लाख लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर्ची या फिर कुछ झाड़ फूक कर देते हैं, कान में मंत्र सुना देते हैं, और यहाँ तो खुद को करना पड़ता है। तो खुद का करने वाले लोग बहुत कम गिने चुने होते हैं, लाखों में एक होते हैं कि जिनको खुद की जिम्मेवारी खुद लेकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम की प्रथा में
हम जब पूरा निशुल्क रखते हैं कैंप, काफी सारे कोई कैंप ऐसे होते हैं पूर्ण रीति से निशुल्क होते हैं, कोई डोनर मिल जाता है कि भाई हमारी तरफ से सारा खर्चा लगा दो, आप उसका कुछ रिवार्ड दो। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का नीति नियम है फिजिक्स में कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होनी चाहिए, वो स्थूल धन के माध्यम से हो या कोई अपनी सेवा देने के माध्यम से हो, तो वो ज्यादा फलीभूत होती है। इसलिए ही पहले के जमाने में शिष्य गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा रखते थे। गुरु इतने आगे बढ़ चुके होते, सिद्ध होते थे, उनको दक्षिणा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गुरु जानते थे कि बेटा गुरु दक्षिणा में क्या देगा तू, हाँ? तब सबसे अपनी अमूल्य चीजों का दान गुरु दक्षिणा में शिष्य देते थे। जितनी मूल्यवान, जितनी ज्यादा गुरु दक्षिणा, उतना गुरु को फायदा नहीं, शिष्य को फायदा होता था, क्योंकि देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, देने से बरकत आती है, बरकत जाती नहीं, आती है। आप धीरे धीरे करके अनुभव करते जाएंगे, करे यार मजा लेने में नहीं, मजा तो देने में है। अगर पेट खाली रखेंगे तो शरीर हल्का रहेगा, अगर थोड़ी जेब हल्की रखेंगे तो मन हल्का रहेगा। हर चीज को छोड़ना है, तब पूरा जीवन हल्का होता जाएगा। तो यही नीति नियम हृदय नारायण योगी जी महाराज ने जो रामचरितमानस में गाए हुए थे, सारे ब्रह्मांड में फैला दिए। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कनाडा, यूके, यूएसए सभी देशों में जाकर इन रामचरितमानस के सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते रहे और इस कार्य का फैलाव करते रहे। उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात बताई थी कि हमेशा किसी भी क्रिया को प्रधानता न दो, उनकी भावनाओं को प्रधानता दो, इनके पीछे का मर्म, इसके पीछे का भाव हमेशा समझो। नियम जो बनाए गए हैं वो हमारे लिए हैं, और कभी जरूरत पड़े तो नियम हमारे लिए बने हुए नहीं है। हम नियम के लिए नहीं बने हैं, हम नियम के लिए नहीं बने हैं, ये याद रखना है। समझ में आ रहा है सब कुछ? उपवास उपचार शैली है, उपवास उपचार शैली है, उपवास जीवन शैली नहीं है। उपवास जीवन शैली नहीं है, इट्स नॉट ए लाइफस्टाइल। आराम से, सहजता से आप फास्टिंग कर लेते हो, भाइयों के मुकाबले बहनें फास्टिंग बहुत आसानी के साथ कर लेती है, ये देखा है मैंने। वो व्रतें भी ज्यादा रहती है, नवरात्र, शिवरात्र सब कुछ फलाहार करती हैं, भाई लोग बहुत कम करते हैं। तो आसानी के साथ आपको उपवास रहा जाता है, तो पूरा जीवन पर्यंत उपवास को अपने साथ जोड़ के रखें। कोई मना नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। अगर भूख लगती है, बहुत जोरों की भूख लगती है, और हम यहां से समझ के क्या गए 12 बजे तक खाना नहीं है, तो बेचारा हिल रहा है, डुल रहा है, खड़ा हो रहा है, घड़ी के सामने देख रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, ठीक होने के बाद भी खींचे जा रहे हैं। तो आप अपने शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। ये समझना भी जरूरी है उपवास के विषय में। अपने आप को सयाना समझने की जरूरत नहीं है, होशियार समझने की जरूरत नहीं है, नेमिनाथ समझने की जरूरत, नियमों के अधीन हो जाते हैं जीवन भर। ठीक होने के बाद आप कभी भी एक ही नीति नियम को अपनाएं, भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी पी लेना है। कितना सुंदर नियम है। मैं आपको यहाँ टाइट बांधने के लिए नहीं आया हूँ जीवन भर के लिए, जिसमें आप लाइफ लॉन्ग सफोकेशन फील करते रहो, अरे यार बांध दिया हमें नीति नियमों में। नीति नियमों में बंधने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नीति नियम शुरुआत में ऐसे हैं जो फायदा देने वाले हैं, बीमारियां हटाने वाले हैं,
फिर पूर्ण रीति से सब जब हमारा जीवन प्राकृतिक हो जाता है, प्राकृतिक चीजें ही खाना शुरू रखते हैं, तब जाके उपवास है वो जीवन शैली नहीं रहता, वो उपचार शैली ही तक सीमित रहता है। जब भी भूख लगे, प्यास लगे, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसमें से हम कुछ ले सकते हैं। क्लियर हो गया? आपको मैं 12 बजे तक भूखा रख रहा हूँ कि भूखे रहो, भूखे रहो, और यहाँ उपदेश सुनाने वाला, अभी मैं लेक्चर देने के लिए आया तो कमरे में मैं हमेशा फल रखता हूँ, और मैंने 2 केले खा लिए और फिर यहाँ आपके सामने आ गया। आपको लगेगा अरे भाई जी तो दबा के आए हैं। प्रैक्टिकली आपको हर चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे अगर कई बार 2 बजे तक कुछ ना मिले ना, पानी ना मिले, केला ना मिले, कुछ भी ना मिले, मैं बड़े आराम से रह लेता हूँ, आराम से। कल आपने 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाया, मैंने 3 बजे खाया था। कई बार 4-5 बजे भी खाने का मौका मिलता है। कई बार जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं तो कभी कभी निर्जला रख लेते हैं। मतलब हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। कभी भी राशन पानी साथ में लेने की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। बाहर निकलो, लोग कहते बाहर निकले तो ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर सकते। मैंने कहा वहां तो मौका मिल जाता है, सुबह एनिमा लेके निकलो, निर्जला उपवास कर लो और रोग भाग जाएंगे। अगर हम नहीं खाते हैं, बॉडी कम से कम खाने के ऊपर निर्भर रह जाता है। मानो कि रास्ते में आपको एक गन्ने का जूस मिल गया 1 गिलास, या फिर नारियल पानी मिल गया, तो भी बॉडी बहुत सूक्ष्म आहार लेके भी पूरे शरीर को वो क्या बोलते हैं, नरिशमेंट दे सकता है। अगर आपका टाइम टेबल कोई भी नहीं रहेगा और आप बीच में कोई रेस्टोरेंट में चले गए और 2 समोसे खा लिए प्लेट, तो ऐसी लाइफस्टाइल से आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। आज मेरे साथ एक ऑर्गेनिक कंपनी के कोई बड़े व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उनका फोन आया, अक्सर मेरे पास आते थे, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशंस हैं, ये न्यूट्रिशंस खाने से पेट की सफाई अच्छी होती है, इनसे विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सोर्स है, आप ये आपके लोगों को प्रमोट करो, आपके स्टेज के ऊपर से ये प्रोडक्टों के बारे में भी एक आध लेक्चर रखो। सी बकतन जूस आता है, वो पीने से कैंसर में भी हीलिंग मिलती है। नोनी जूस, बेरी जूस और काफी सारे ऐसे जूसीस आते हैं जो ऑर्गेनिक है, और वो पीने से एनर्जी फील होती है जबरदस्त तरीके से। और उसमें 10-12 प्रकार के फल, हिमालयन बेरी उसमें डाले जाते हैं। मैंने भी पिया है, मैं हर चीज का एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो बढ़िया एनर्जी फील होती है, रिपोर्ट्स भी अच्छे आते हैं। ये सारी चीजें इनको कहेंगे राइट सप्लीमेंट्स। ऐसे सप्लीमेंट्स भी बाजार में मिलते हैं जो खाने से, पीने से, प्रयोग करने से कुछ न कुछ हमारे अंदर बदलाव आते हैं। किसी भी चीज को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को मैं बार बार बताता था कि मैन जो डिसिप्लिन लाइफ है ना, इनसे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। कहीं भी पैसे खर्च करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लाचारी में खर्च करते हो तो ठीक है, इमरजेंसी में करते हो तो ठीक है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो। नेचुरल जो मिल रहा है बाजार में, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नेचुरल फूड जो भी, वो डायरेक्ट यूज करो। बोला भाई जी ऐसे तो संभव ही नहीं है, ये जैसे यू टर्न लगाना हो गया, ये तो हर व्यक्ति के लिए, सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं है तो। अब वो बीमारी में फंस गए, तो उनको कही गई बातें आज तक याद है, और वो फोन किया कि पूरे देश भर में सप्लीमेंट्स देते हैं, फिर भी आज कुछ बीमारी में फंसे तो बोला भाई जी 2 महीने शरण में ले लो एनडीएस की। इतनी कठिन बीमारी आ गई, मैंने कहा करो अब, और बोला पाएंगे कुछ रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा हजारों लोगों को मिला है, इस जो आपको जो रोग बताया है आपने, 2 महीने में हीलिंग मिल जाएगा। लेकिन नो मीन्स नो, 19-20 करना नहीं है। तैयार हो गए,
तो लास्ट में जब लाचारी में घूम घूम कर एनडीएस करना पड़े तो बेहतर है कि हम अभी ही जागे। जब से जागो तब से भागो, करने लगो। आप वेट क्यों कर रहे हो कि लाचारी में फंस जाएं, तकलीफ में आ जाएं, तब प्रैक्टिकली कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो अप्लाई कर लो इस चीजों को, इस सिद्धांतों को अपने जीवन में, जिनके कारण ये इमरजेंसी आए ही नहीं। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइट जो हम बताते हैं। फिर तीसरी बात मैंने बताई ये राइट सप्लीमेंट्स, एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज। चारों चीजें जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राइट डाइट को भूलकर अगर आप तीन चीजों को पकड़ने जाएंगे तो कभी भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। उल्टा थकेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे लास्ट में कि कुछ मिला तो नहीं। राइट एक्सरसाइज करते रहेंगे और राइट लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते रहेंगे। देखो जी, धर्माऊ लोग हैं ना, वो एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, है सब चीजें डिसिप्लिन होती है। फिर भी क्या वो तंदुरुस्त हैं? पूछो, नहीं है। क्योंकि राइट डाइट का कंसेप्ट भूल गए तो तीनों चीजें हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। वो चाहे राइट डिसिप्लिन लाइफ हो, वो चाहे राइट सप्लीमेंट्स हो, या कोई भी चीज हो। इसीलिए मूलभूत चीज राइट डाइट को ठीक करो और बाद में वो तीनों चीजें जोड़ लो। ये आपके अच्छे से हेल्पिंग हैंड्स बन जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें स्वास्थ्य की यात्रा में आगे बढ़ना है। कभी भी किसी भी चीज को गलत ठहरा कर हम ही एनडीएस, ईस्ट और वेस्ट, एनडीएस इज द बेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, एनडीएस से बढ़िया कोई चीज नहीं है, ऐसे समझकर इसी चीज को सर्वोपरि समझकर दूसरी बातों को हम डिस्कार्ड ही करते रहे, वो बात गलत है। उस चीजों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट अगर मिलता है तो अवश्य खुले दिल से, खुले मन से आप उनका यूज कर सकते हैं, कोई मना नहीं करते हैं। काफी सारी थेरापियां हैं 150 अबोव, उसमें फायदे होते हैं। आजकल प्रचलित है मैग्नेट थेरापी, आपने नाम सुना होगा। मैग्नेट की मैट आती है, मैट में सोना होता है, बस कुछ नहीं करना, सोते सोते ठीक हो जाओ। वो एडवर्टाइज करते हैं सोते सोते ठीक हो जाओ, कुछ नहीं करना है। हम कहते सोते सोते ठीक हो जाए तो डाइट क्यों चेंज करें। लेकिन मैंने देखा है कि वो भी बहुत अच्छा काम करती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करती है, ऑक्सीजन लेवल को लास्ट सेल तक पहुंचाती है मैग्नेट थेरापी, ये सारी चीजें। लेकिन उन्हों को ही सर्वोपरि समझकर लोग यूज कर रहे हैं और पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। अगर वो राइट डाइट करते और साथ में वो थोड़ा पैसे हैं अकाउंट्स में तो आप यूज करो, पैसे थोड़े खर्च करके, कोई मना नहीं है। लोग 3-3 लाख के वाटर प्यूरिफायर भी घर में रख रहे हैं, हमें कोई मना नहीं, आपत्ति नहीं है, रखो अगर सुविधा है पैसों की तो। लेकिन पानी पीते पीते अगर आपके घुटनों का दर्द ही चला जाता तो लोग तो हर कोई 3 लाख का मशीन लगा देते। ये आपको यूज कर सकते हैं विवेक पूर्ण, पैसों का प्रबंध है तो, बाकी इनके ऊपर डिपेंडेंसी रखना नहीं है और मना भी नहीं करते, आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से न्यू डाइट को, सिस्टम को समझना है कि पहले अपना आहार पूरी रीति से परिवर्तन करो, शुद्धिकरण शरीर का करो, प्राकृतिक जीवन शैली, बीमार हैं, तंग हैं तो 100% रखो, बीमारी हटने के बाद नहीं रह पा रहे हो तो फिर 20%, ज्यादा से ज्यादा 30% पके हुए भोजन का उपयोग करो। उसमें अगर गलती से गुलाब जामुन खा लिए, रबड़ी खा ली, मसाले डोसे खा लिए, कितनी कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं खाने लायक जो हम खाते आए हैं, वो सारी चीजें अगर आप खाते भी हो कभी कभार तो कोई न्यू डाइट सिस्टम आपको मना नहीं करती, फिर भी आप हेल्दी रहेंगे, फिर भी
आपके शरीर में जोश बचा रहेगा और आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा सारी चीज़ें। लेकिन बीच बीच में 9 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे प्राकृतिक जीवन शैली के प्रयोग करते रहो, जब शरीर को पूरी रीति से बिगड़ने का मौका न मिले, बीच में शुद्धिकरण करते रहो। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पूरी रीति से, हमारा यहाँ पहले शरीर का शुद्धिकरण फिर मन का और बुद्धि का हो जाता है ना, तो फिर वो वेस्ट पेट में डालने का मन आपको करेगा नहीं। लोग कहते हैं भाई जी आप तो पूरा हाथ बांध के जा रहे हैं कि ये खाना ही नहीं है, ब्रेड बर्गर पिज्जा नरक के बीजा हो गए। तो वो खाते समय मजा नहीं आता, वो स्लोगन याद आता है, दूध जहर है, तो लस्सी पीने के समय या फिर छाछ तो चाहिए ही चाहिए, शाम के भोजन में छाछ पीते हैं तो वो बातें याद परेशान करती है। तो हम कहते हैं कि आप अपने दिल दिमाग को थोड़ा हल्का रखो, थोड़े समय के बाद शरीर आपको हर प्रश्नों का समाधान देता रहेगा, कहेगा कि ये गलत है ये सही है। और अपने शरीर की भाषा को सुनते सुनते एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं घटित हो जाएगा, स्वयं घटित हो जाएगा। स्वयं को घटाना नहीं पड़ेगा, स्वयं को घटाना नहीं पड़ेगा। भाई जी 3 महीने के बाद क्या करना है? मैंने कहा 3 महीने कर तो लो, अपने आप स्वयं घटित हो जाएगा, फिर बुरी चीजों में मुंह लगाने की जरूरत नहीं लगेगी, बुद्धि भी समझ जाएगी कि गलत चीजों का चयन करना नहीं है। एक ज्योतिषी के पास एक भाई हाथ दिखाने के लिए गए, कहते हैं कि ज्योतिषी दुखी बहुत हूं मैं पिछले 1 महीने से, बताओ तो दुख कितने साल तक मेरे भाग्य में है, मेरे हाथ की रेखाएं क्या कह रही है। ज्योतिषी ने हाथ देखकर बताया कि 2 साल तक आप दुखी रहेंगे। अरे 2 साल तक? फिर ज्योतिषी फिर हम हो जाएंगे सुखी, फिर दुख नहीं रहेगा ना? बोला दुख तो रहेगा लेकिन दुख की आदत लग जाएगी। हाँ, फिर दुख नहीं लगेगा। दर्द जब हद से आगे बढ़ जाता है तो दर्द ही दवा बन जाता है। किसी किसी को दुखी रहने की आदत होती है ना, तो उनके पास सब सारी दुनिया की दौलत भी रख दो ना, तो भी उसमें से नुस्ख निकाल लेंगे और कहेंगे यार मजा नहीं आ रहा है, भगवान भी आकर उनको राजी नहीं कर सकता। सारे संस्कारों का खेल है, सारी आदतों का खेल है। अगर आपको कंप्लेन की आदत लग गई, देखो अगर आपको कंप्लेन की आदत लग गई ना, तो आपको बहुत कुछ मिलते हुए भी आप हमेशा कंप्लेन लेकर आएंगे। ये बीमार व्यक्ति के अंदर थोड़ी कंप्लेन की आदत तो लग ही जाती है, धीरे धीरे करके हर जगह बस कंप्लेन करेंगे। एक बहन मेरे पास आई और जब मेरे पास 2 महीने के बाद आई, उनका चेहरा ढीला ढीला, हाथ पैर ढीले ढीले, और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा इतना परिवर्तन कुछ आया नहीं लगता है इसके जीवन में। बताने कि भाई जी ये जो तकलीफ थी घुटनों में, आज अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, 2 महीने से प्रयास लगा रही हूँ, घुटने का दर्द क्यों नहीं जा रहा है। और चेहरा मुझे लगा अभी रो पड़ेगी वो, 2 महीने का प्रयास लगाया फिर भी घुटने का दर्द नहीं। यूरिक एसिड अभी भी रिपोर्ट में आ रहा है, दिखा रहा है। मैंने तो बहुत सीरियस होके मुझे भी सीरियस बना दिया। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे तरीके से उनको समझाया कि 1 महीना और जोड़ लो, ऐसे ऐसे करो आप। तो फिर बाद में मैंने कहा कि माता जी और कोई थोड़ा सा भी एक आधा बदलाव जो पॉजिटिव आया हो वो भी बताओ, जैसे मेरा मनोबल बढ़ जाए। और ऐसे तो डॉक्टर साहब शुगर था वो सप्ताह में चला गया था, रोते रोते बता रही है, बीपी भी चला गया है, अब गोली गोली सब बंद हो गई है, कोलेस्टेरॉल का भी कोई टेंशन नहीं है अब, लेकिन क्या करे घुटनों का दर्द है, थोड़े कंधे में दर्द कर रहे थे वो भी अब ठीक है, नींद भी थोड़ी थोड़ी अच्छी आ रही है, 4 घंटे 6 घंटे आराम से सो लेती हूँ। अब वो एंग्जाइटी की गोली जो खा रही थी ना वो भी बंद हो गई है। अरे यार इनको तो लॉटरी जैकपॉट लगा है और उनको ये घुटने के पीछे पड़ गई है। ये है हमारा कंप्लेनिंग मोड। हम
जो मिला है उनका हम कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करते। ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर कमी है, और जिस इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी है वो इंसान सुखी कोई नहीं कर सकता, उनको दुखी रहेगा, फिर दुख को अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि दुख जब थोड़ा सा भी बार बार दोहराते हैं, बोलते हैं, अपनी ऑरा में वो दुख ही रहता है। और शायद आप दुख से मुक्त भी हो गए, फिर वही दुख को 4-6 महीने के बाद बुला लोगे, वही बीमारी वापस लौट कर आ जाएगी। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि कंप्लेन कन्वर्ट इनटू ग्रेटिट्यूड। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ 5 बीमारी लेकर आप आए हो और 3 महीने के बाद आपको 4 बीमारी है, एक गई है, तो भी चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा की मेहरबानी, 10 साल से प्रयास लगा रहे थे, अब एक बीमारी गई, एक का स्टेशन छूट गया, मतलब अब दूसरी भी जाएगी, तीसरी भी जाएगी। थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक बार पका हुआ जो खा रहे हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, उनको भी हटा देंगे धीरे धीरे करके। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने में लग जाना है, तब जाके आप सारी बीमारियों से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो। और लोग तो बस आज फास्ट युग है, जल्दी से झट मंगनी पट ब्याह। 5 दिन में कई लोगों का शुगर नहीं जाता न, तो चिंता में पड़ जाते हैं। अरे यार 5 दिन इतनी मेहनत लगा ली और शुगर अभी भी थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर दिखा रहा है। अरे भाई, जो बीमारी 5 साल से है उनको 5 महीने दे दो। आप 5 महीने तो 5 महीने नहीं, 15 दिन मैं तो कहता हूँ शुगर के लिए दे दो, अच्छे तरीके से पूरी नीति नियम के साथ। लेकिन इतना भी हौसला नहीं होता, फिर खुद से ही डिप्रेस होते रहते हैं और फिर कहते हैं अब एनडीएस को छोड़ो और कोई नया पकड़ो। हर जगह एक एक फीट का खड्डा बनाते रहेंगे और कहेंगे वो भी विश्व रूप का भी कर लिया, ये एनडीएस वाला भी कर लिया, और ये कुछ मिलेट्स वाला भी कर लिया। हर जगह पैसे डालते रहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 डालते रहते हैं, कैंप करते रहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर संयम न होने के कारण उनके पैसे बर्बाद होते रहते हैं। और ऐसे लोग हमारे जब डिटॉक्स सेंटर पर आते हैं तो हम कहते हैं कि आप 5 दिन के लिए कुछ नहीं होने वाला आपको। देखिए यहाँ की स्थिति भी हिली हुई है, आप तो यहाँ 100% फिट होके जाओ, 2 महीने रुक जाओ या फिर 3 महीने रुक जाओ, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाओ। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये डिटॉक्स सेंटर, वेलनेस सेंटर एक ब्लेसिंग है, वरदान है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे से ये नहीं बन पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी अपने आप को दूसरों के बल के ऊपर, दूसरों के वाइब्रेशन के ऊपर भी हम ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी बारीकियां हमें इस सिस्टम की समझते जाना है। तो उपवास हो या एनीमा हो या फिर तीसरी चीज ग्रीन जूस हो, इनकी मात्रा कम करना, मात्रा बढ़ाना, ये सारी चीजें, सारे नियम अपनी बीमारी के अनुसार हम ज्यादा कम कर सकते हैं। और किसी नियमों में टाइट बंधना नहीं है। 3 पोट लेने को सर पहले दिन बोल रहे थे, मेरा तो 2 ही हो रहा है, क्या कुछ उनसे शायद नहीं जाए बीमारी। ऐसी कोई दिमागी पुलाव पकाते नहीं रहना है। 2 के बदले मैंने तो 4 पोट कम से कम यूज किए हैं। मैं तो कहूँगा इट्स अ गुड थिंग्स। अब अच्छा किया आपने, 2 के बदले 4 ले लिए, 4 के बदले 6 ले लिए। जब आपकी बॉडी नीड करती है तो आप देते रहो ना एनिमा अच्छे तरीके से, सालों भर। दिवाली के ऊपर बहनों ने सफाई घर की खूब की, मरम्मत, लेकिन कभी ये शरीर रूपी मकान है कभी साफ नहीं किया है। अब की दिवाली कब, जीवन में दिवाली तब आएगी जब शरीर की सफाई अच्छे तरीके से आप करेंगे। तो ग्रीन जूस अच्छे से पिएंगे। नाक चढ़ाते हैं ग्रीन जूस पीते समय कई बार कई लोग, अरे यार ये कब तक पीना पड़ेगा, पूछते हैं ये कब तक पीना पड़ेगा। मैंने कहा कभी पूछा तो नहीं कि ये चाय कब तक पीनी पड़ेगी, है? कभी भी नहीं पूछा हमने दाल चावल कब तक खाने पड़ेंगे, कभी भी नहीं पूछा।
तो जो गलत चीजें हैं उसमें नहीं पूछते हैं। ये रात को थोड़ा सा हम ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक कब तक पीना पड़ता है, और मरते दम तक तो वो तो पीना होता है। मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी पीते रहेंगे। तो सही आदतों को लाइफ लॉन्ग तक हमें करते रहना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी आदत बन जाएगी, और आदत से ही हमारे एक संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। जब संस्कार परिवर्तन होता है तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, सुंदर स्लोगन है। हमारा संसार बिखरा हुआ क्यों है? क्योंकि हमारे संस्कार कुछ गलत हैं। पके हुए खाने के संस्कार पड़ गए और उनको हम सही भी समझ रहे थे, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, पका हुआ खाओ, वो भी। तो ये पके हुए संस्कार से हमारे संसार में कभी भी हम परिवर्तन नहीं लेकर आ गए। अब आपको संसार को परिवर्तन करना है, संसार में खुशहाली लानी है, जीवन में खुशहाली लानी है, तो अब प्यार से संस्कारों को परिवर्तन करो या जबरदस्ती से करो, लेकिन आपको संस्कारों का परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ये आपकी प्राथमिक जरूरत बन जाएगा। तो इस हिसाब से धीरे 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 करके अपने जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ते रहना। ये एनडीएस की प्रथा 2500 साल पहले जब श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की गई, कहते हैं शिव रचित ये ग्रंथ है, शिव को प्रेरणा से ये ग्रंथ की रचना हुई, और तुलसीदास जिन्होंने ये ग्रंथ को लिखा है, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, पहले रामायण की रचना हुई। रामायण में सारे सिद्धांत हैं अच्छे तरीके से, लेकिन हमने उसको कथा समझ लिया रामायण की। हकीकत में ये मानव के उत्थान का ग्रंथ है रामायण। फिर दूसरे दूसरे जो इनको ट्रांसफॉर्म करने वाले लेखक जिनको कहेंगे, राइटर कहेंगे, वो आते गए। उसमें तुलसीदास ने अच्छे तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म किया। दूसरे एक आए थे, उन्होंने भी रामायण का एक नेक्स्ट आवृत्ति दी। तो उस हिसाब से वो ये जो सिद्धांत है न्यू डाइट सिस्टम के, वो इसमें थे द्वापर युग से, और हमारे सामने अभी आए हैं। मतलब पिछले 50-100 साल में ये सारी बातें हमारे सामने आई है। एकदम विलुप्त हो चुकी थी गर्त के नीचे थी, किसी ने उनको डिस्कवर किया। तो डिस्कवर करने वालों का नाम मैंने बताया, बद्रीनारायण त्रिपाठी, जिन्हों को ये ज्ञान ईश्वर की कृपा से, साक्षात्कार से प्राप्त हुआ था। फिर इनके नीचे योगी जी महाराज शिष्य हुए, योगी जी महाराज के नीचे अखिलेश महाराज आए, उन्होंने भी अच्छे तरीके से इनका प्रचार प्रसार किया। अखिलेश जी महाराज के पीछे आदरणीय हमारे बीवी चौहान सर जी, नाम सुना होगा, वो आए। चौहान सर के बाद अभी वो गोपाल शास्त्री भी वहाँ अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और बाद में हमारे जैसे कोई कोई लोग जुड़ते गए हर एक प्रांत से। तो ऐसे 15-20 लोग और भी हैं जो अच्छे तरीके से इनका फैलाव कर रहे हैं। तो ये प्राचीन प्रथा है, आजकल की कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम, बट इट्स नॉट ए न्यू डाइट सिस्टम, इट्स कॉल्ड ए ओडीएस, ओल्ड डाइट सिस्टम है, रूसी परंपरा की सिस्टम है जी। हाँ ठीक, कितने सुंदर वर्ड्स यूज किए। हाँ, तो इसी परंपरा को, रूसी परंपरा को हम अंगीकार कर रहे हैं। हमारे शुरुआत में हमारी इंचार्ज बहनें, मैं ये न्यू डाइट सिस्टम के कैंप करवाना शुरू किया ना, तो ब्रह्मा कुमारी में भी था, तो सभी बहनें मुझे विरुद्ध देने वाली लगी कि भाई जी आप तो है ना कोई पुराने द्वापर युग के कोई ऋषि मुनि होंगे। मैंने कहा हाँ, मैं राज ऋषि तो बाबा ने मुझे बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुराने ऋषि भी होंगे। तो हमारी आत्मा के अंदर ऋषि मुनियों के ही हम वंश हैं, अंश, वो हमारे वंशज थे, तो उनके संस्कार हमारे अंदर है ही, उनको बस जागृत करने की जरूरत है। न्यू डाइट सिस्टम इन संस्कारों को जागृत करती है। हाँ जी, हाँ मीडिया, हाँ, हाँ जी, कोई बड़ी चैनल जो है, आस्था है या कुछ ऐसी धार्मिक चैनलों के ऊपर अभी तक
न्यू डाइट सिस्टम का कोई चीजें अभी सोसाइटी में फैली हुई नहीं है, मेरे जब तक जानने में है। मार्केट में है, हाँ बिजनेस मोड में है। हाँ हाँ हाँ, उसका सब राइट प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, राइट राइट, और वो नेटवर्क बिजनेस फैला रहा है। बिल्कुल जी। मतलब किसी किसी ने उनको अपने तरीके से नए नए नाम दिए, थोड़े से नियमों में बदलाव किए और अपने सिस्टम का उसमें नाम देके उनको फैला रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट, एनएलएसपी है। 32 साल से चौहान सर इस चीज को फैला रहे हैं। कितने? 32 साल से लाखों लोग ठीक हुए हैं। चौहान सर ने कभी ये बिजनेस मॉडल बनाया नहीं, लोग ठीक होते गए और उन्होंने अपने को अपने तरीके से बिजनेस में ट्रांसफर करते गए और उनका एक लोगो भी बना दिया, उनका एक अलग नाम भी रख दिया और वहां से एनडीएस को हटा दिया। इस तरीके से हमें लगा कि एनडीएस जैसी कुछ नई नई सिस्टमें भी है, लेकिन कहते हैं समुंदर से ही बारिश होती है, नदी नाले भरते हैं। तो जहां भी प्राकृतिक जीवन शैलियां चल रही है, कुछ न कुछ ये प्राकृतिक रामचरित मानस आधारित प्रथा से ही निकली हुई सारी नदियां हैं। मूलभूत गंगोत्री ये है, मूलभूत उद्गम स्थान ये है, जो कोई 5-25 साल 32 साल पुरानी ये पद्धति नहीं है। ये रूसी परंपरागत पद्धति है, जिनको अगर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुबह उठो, महेश का पार्ट चला तो कुछ न खाना न कुछ पीना, शरीर को साफ करना, शुद्धिकरण करना। महेश क्या करता है? विनाश करता है। तो शरीर में जो भी कूड़ा है उनको एनिमा से साफ करो, उपवास रहकर साफ करो, तो सफाई का काम आरंभ करो। 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो भी भूख लगे, फल फ्रूट जो भी चीजें नेचुरल फूड हमें मिल रहे हैं, वो भले ना 11 बार खाने की आवश्यकता रहे, कोई मना नहीं है। हाँ जी, ये सिस्टम में हमें एकदम फिट ना हो जाए, एकदम 100%, तब तक करना है। बाद में भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी। और आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है अच्छे तरीके से, तो उपवास को एक साधना की तरह करते रहना है। 4 से 12 बजे तक डेली भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो ये हो गया महेश, फिर ब्रह्मा। जो खान पान हम आपको एप्पल खाया, 1 घंटे के बाद में भूख लगेगी, कहते अरे अब शाम कब होगी, खाना तो मिल नहीं रहा है। तो जब आप बीच बीच में थोड़ा बहुत, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, उस तरीके से नेचुरल चीजों को आप खाते पीते रहना, कोई मना नहीं है। 12 से लेके 8 बजे के बीच में। बहुत ज्यादा बीमार हैं तो हम मना करते हैं कि भाई अपने को मैक्सिमम उपवास देते रहो, उपवास से ही आप ठीक होंगे। बाद में आप 10-11 बार भी खा सकते हैं, पका हुआ तो 3 बार ही खाते हैं, इसमें तो 10 बार की छुट्टी है, क्योंकि उसमें आटा पेट में जाता है तो आटा वजन देता है, बाद में भूख के सेंसेशन आते नहीं। और नेचुरल चीजें खाने के बाद तुरंत ही 1 घंटे के बाद भूख के सेंसेशन आते हैं, तो उसमें आप दूसरी बार भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। एक बार सारा टॉक्सिसिटी बॉडी से निकल जाएगी, बाद में आपको एक्सेस क्रेविंग आना बंद हो जाएगी। जो बार बार कच्चा भी खाने का मन करता है, अरे यार कुछ और दे दो, अभी फिर से भूखे हो गए हैं, ये तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर विष पड़ा है, आपके अंदर बीमारी पड़ी हुई है, तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। ये रियल भूख शायद ना हो, झूठी भूख बार बार लगती रहे और शरीर को हम बार बार देते रहें। तो हाँ जी, हमारा ज्यादातर जब तक हमारी इस बीमारी की श्रेणी में हमारा नाम आ रहा है, तब तक आपको जो फास्ट है उनको ब्रेक ग्रीन जूस से ही करना है, हल्की चीज से ही करना है, लेमन वाटर से भी कर सकते हैं। तो ऐसी हल्की चीज हमारे शरीर को बोझ कम देती है। जब आप एकदम ठीक हो जाते हो तो कोई ये क्रम में करना जरूरी नहीं है। इट्स अ बेस्ट टॉनिक और बेस्ट क्लींजिंग लिक्विड्स। पेठे का जूस एनर्जी गिवर भी है और क्लींजर भी है। तो हम हरी पत्ती के जूस के बदले वो भी ले सकते हैं।
मल मार्ग के आसपास में भी थोड़ा ऑयल लगा सकते हो, जिनके कारण आपको कम से कम दर्द हो। वो हार्ड स्टूल जब शरीर की दीवारों से घिसकर निकलता है तो पीड़ाएं भी होती है। एनडीएस करने के बाद, एनीमा करने के बाद बहुत पीड़ा भी होती है, कचरा जब बाहर निकलता है। हाथ पैरों में हल्की सी झंझनाहट भी आती है, पैर थक जाते हैं, आराम करने का मन करता है, थोड़ा कोई दबा देना पैर तो भी अच्छा महसूस होता है। तो ये सब छोटी छोटी उलझनें भी आती है। किसी किसी को कमर का जो पीछे का हिस्सा है ना, वो एनिमा लेने के बाद हल्का सा दर्द करता है, तो भी डरने की बात नहीं है। रेस्ट करो, आराम करो और फास्टिंग करो। जितना फास्टिंग करेंगे उतना दर्द कम होगा, जितना फास्टिंग करेंगे, क्योंकि फास्टिंग इज ए पेन किलर। फास्टिंग भी पेन किलर है, एनीमा भी पेन किलर है। अच्छा, हम दवाइयां लेकर पेन को किल करते हैं, लेकिन ये चीजें आपको अच्छे तरीके से यही तो काम कर रही है आपको। मतलब दुविधा न हो और सीधा ठीक हो जाए, ये हो नहीं सकता। हम कई बार कहते हैं कि जब माँ को बच्चे का जन्म होता है ना, तब कोई माँ ऐसे कहती है मेरे को पीड़ा भी ना हो, तकलीफ भी ना हो और बच्चे का जन्म भी हो जाए। मुमकिन है? नहीं है, कुछ ना कुछ। तो एप्पल में तो पानी है, ककड़ी में तो पानी है, पेठा का जूस पिया तो पानी है, हर नेचुरल चीज, नारियल में तो पानी है। तो ये जो अल्कलाइन वाटर हम ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर लेने की जरूरत कम हो जाए। पानी एक बार लो या जरूरत ना पड़े तो नहीं भी लो तो भी चलता है न्यू डाइट सिस्टम में। अगर आपने शाम को रात को एक चपाती खाई तो पानी शरीर अपने आप मांगेगा। न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं, पानी की मात्रा कम से कम की जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप न्यू डाइट सिस्टम का नाम दे रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। सप्ताह में मन करे तो एक बार एनीमा किया, मन करे तो ना किया, मन करे तो 12 बजे तक का फास्टिंग किया, कभी कभी सुबह सुबह नाश्ता किसी के साथ ले लिया। ऐसा आधा अधूरा एनडीएस वालों के लिए एनडीएस के नियम नहीं है। उन लोगों को डॉक्टर की माननी पड़ेगी, 3-4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। 2 दिन में 5 kg, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से, जितना यहाँ से बोला गया उनसे 10% बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप लिया है, उनका ही ये नतीजा है। आज तक कैंप में मैंने अभी तक ये न्यूज नहीं सुने हैं, 5 दिन के कैंप में ये न्यूज नहीं सुने हैं, 2 दिन में 4 kg तक सुने थे। तो हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। आपने कोई एक्सरसाइज ज्यादा नहीं की, भागे दौड़े नहीं, पसीना नहीं बहाया, देखो जी, विदाउट एक्सरसाइज कोई फैट लॉस करने की या वेट लॉस करने की कोई भी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट नहीं लिए। मैंने कहा मैक्सिमम एनीमा, मैक्सिमम फास्टिंग, कम से कम खाना, यही आपके जीवन में बदलाव लाता है। वजन कम करना है लेकिन वजन बढ़ाना है। वजन हम क्या करते हैं, वजन कम कर देते हैं, वजन बढ़ता है तो वजन कम हो जाता है हमारा। वजन 3 शब्द अलग अलग हम बोले जाएं तो उसी में उसका जवाब है। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो गुजराती में हमारे वजन का हम डेफिनेशन करते हैं, वधारे जमવું नहीं। वजन એટલે वधारे जमવું नहीं। समझ में आया हिंदी में क्या कहना चाहता हूं मैं? वधारे मतलब ज्यादा, जमવું खाना, जमવું એટલે खाना, नहीं मतलब ना, ज्यादा खाना नहीं है। वधारे जमવું नहीं, सब बोलेंगे, वधारे जमવું नहीं, वधारे जमવું
नहीं, वजन अपने आप कम हो जाएगा। एक बहन जी मेरे पास आई तो कहने लगी, भाई जी कोई एक्सरसाइज सिखा दो ना, खाने में तो ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज है वजन गिर जाए। तो मैंने कहा चलो कुछ सिखाते हैं आपको। फिर मैंने कहा ऐसे सीधे खड़े रहो और दाईं तरफ गर्दन घुमाओ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। बोला कब घुमानी है? मैंने कहा जब कोई भोजन के लिए कहे ना, तो हम जब भोजन के लिए बोलते हैं तो हम ऊपर नीचे घुमाते हैं, खाना है खाना है खाना है। तो दाईं बाईं तरफ गर्दन घुमाने से वजन कम हो जाता है। थायराइड वालों को हम कहते हैं कि कोई जल्दबाजी ना करो गोली छोड़ने के लिए। थायराइड में बीपी शुगर के लिए ठीक है, 2-5 दिन के बाद पता चल जाता है और हम जल्दी से गोली छोड़ने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन थायराइड में जब तक आप मॉनिटरिंग करते रहो और जैसे ही पता चले कि अब अपने आप ही 2 महीने के बाद पूरा सेट हो चुका है या 1 महीने के बाद सेट हो चुका है, बाद में गोली को टाटा कर दो। और बीच में भी अगर बीच बीच में मॉनिटरिंग करते करते हल्की सी जरूरत भी पड़ गई तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीपी शुगर में डिसिप्लिन रहने के बाद फिर गोलियों की आवश्यकता नहीं रहती। दिल की बीमारियों में जो भी पेशेंट आते हैं शिविरों में, तो ये दिल वाले तो जल्दी से परिणाम ले लेते हैं। दिल की बीमारियां नहीं कहनी है, ये दिल वाले होते हैं। बाबा के यज्ञों में भी कहते हैं कि ये दिल वाले हैं। तो इसमें 100% परिणाम मिलते हैं। अगर स्टेन है, अंदर बलून है या कोई सर्जरी कराई हुई है, बाईपास कराया हुआ है, उन लोगों को भी नई जिंदगी मिलती है, लंबी जिंदगी मिलती है, लंबी आयु मिलती है, मौत आती नहीं है। कोई डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अब ऐसा डालेंगे ही नहीं। और पुराना फास्टिंग से, फास्टिंग जो है ना वो परम औषध कहा जाता है। वो हृदय की नलियों से जो भी कूड़ा बचा हुआ है 5% भी, वो भी निकाल कर बाहर निकाल देगा। अल्सर के लिए शरीर की गर्मी ही जिम्मेवार है। गर्म खुराक, पका हुआ भोजन तो हर चीज में है ही है, लेकिन पकने के बाद अंदर भी गया, निकाल भी नहीं पाए, कहीं न जहां चिपक गया, चिपकने के बाद कई महीनों के बाद सड़ेगा भी, सड़ने के बाद वहां जहां लगा हुआ है ना, उनका जो पोर्शन है उनको खत्म करता जाएगा और फिर खून भी निकल सकता है, वहां घाव भी बन सकता है। तो यही अल्सर का कारण हो जाता है। अगर वहां से वो चीज ही हटा दी जाए, अगर हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो अच्छी भी चीज हो, अमृत जैसी चीज हो। चलो आपने एप्पल खाया, एप्पल का इतना बाइट है, वो यहाँ ये गाल के अंदर रख दो, सुबह से लेकर शाम तक आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। कोई भी भोजन, अमृत हो या विष हो, एक जगह पर पड़ा रहने से वहां घाव होने की संभावना होती है। तो यही घाव अल्सर के रूप में आते हैं। पहले इनको एनिमा से सफाई करो घावों को। अमृत फल जैसे अमृत के पत्ते हैं, वो जल्दी से घाव को भरते हैं, तो ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करो। प्राकृतिक चीजों का सेवन भी कम से कम मात्रा में लिक्विड फॉर्म में करते रहें, तो अल्सर 2 महीने में, 3 महीने में एकदम से फिट हो जाते हैं। तो ये कोई कोई फल विशेष रोग के अंदर ज्यादा आपको हीलिंग देते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम वाटर आप 750 ml तक ले सकते हैं। कभी गलती से 1 लीटर भी चला गया, नो वरी। एक डिब्बे 1500 ml के 2 बारी में खत्म होने चाहिए। कभी 4 बार भी लेकर खत्म हो रहा है तो भी वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ही बारी में 1 पोट खत्म नहीं करना है। आपको क्लींजिंग अच्छा होगा, एक बारी में 1 पोट खत्म कर देंगे तो लेटे लेटे लेंगे ना तो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी भी चला जाएगा। हो सके तो 750 ml मतलब आधा पोट लेकर फिर नली को निकालो, इसको विड्रॉल कर लो, बाद में दूसरी बार इंसर्ट करो पानी। तो इस प्रक्रिया से आगे बढ़ना है, जिनके कारण लाइफ लॉन्ग 0 रिस्क रहेगा, कोई भी रिस्क आपको नहीं रहेगा। पेनक्रियास फिर से रिएक्टिव हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज है तो तकलीफ है, उसमें दवाइयाँ की मात्रा कम हो सकती है टाइप 1 में, और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आराम से वो लोग अच्छे तरीके से जीते हैं। लेकिन टोटल सॉल्यूशंस टाइप 1 डायबिटीज में लगभग 10% लोगों को मिलता है,
90% लोगों को हेल्दी लाइफ मिलती है। और पानी का प्रश्न था कि पानी सुबह सुबह आदत लग गई है पीने की, तो धीरे धीरे करके जब हमारा बॉडी अल्कलाइन मोड के ऊपर चला जाएगा, जैसे बहन ने कहा कि अब यहाँ कम ज़रूरत पड़ती है, ऐसे डे बाय डे आपका बॉडी न्यूट्रलाइज होएगा, अल्कलाइन होएगा, तब बाद में ये पानी की सुबह की पीने की आदत अपने आप ही छूट जाएगी। अब थोड़ा सा जबरदस्ती से करते हैं, गला सूख रहा है फिर भी नहीं पी रहे हैं क्योंकि एसिड भरा है शरीर में, इसलिए पानी की डिमांड हो रही है। अगर न रहेगा बांस, न रहेगी न बनेगी बांसुरी। टाइप 2 डायबिटीज में आपका पेनक्रियास भी फिर से रीएक्टिवेट होके आपको फिर से वही स्थिति में आकर 100% फिट कर देगा। तो उसके लिए कोई चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। तो बीमारियां चाहे अनेक, इलाज एक है। और अगर डाइट नहीं करना है और फिर भी बीपी दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई बताएगा? डाइट नहीं करना है लेकिन बीपी को भगाना है, ब्लड प्रेशर को भगाना है, तो क्या करेंगे? कई लोगों को भाई जी कहते हैं एनीमा करने से भी बीपी नियंत्रण में आ जाता है। हल्का सा आता है, फिर गलत खाने से फिर भी जंप करता रहता, आता जाता रहता है मेहमान बनकर। बताएंगे कोई कि भाई कोई के पास ऐसी टेक्निक है तो नमक अवॉइड करेंगे। लोग नमक खाना बंद कर देते हैं कई बार, या फिर कम कर देते हैं कि इनके कारण बीपी थोड़ा कंट्रोल में रहे। लेकिन ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो 100% सॉल्यूशन नहीं देती है। डाइट करना ही नहीं है और बीपी ठीक करना है, डाइट नहीं करना है हमें। इनके सिवा आप बताओ, कोई कहेगा लाफिंग क्लब में ज्वाइन कर लो, हंसते रहो हा 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 रावण की तरह। मेडिटेशन के दौरान भी कम होता है, बात तो एकदम सही है, लेकिन हमें तो परमानेंट जब भी बीपी बढ़े या कम हो, कोई डाइट किए बिना और कोई मेडिटेशन किए बिना ठीक करना है। मेडिटेशन तो एनडीएस का पार्ट है। आज सुबह मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा आओ भोजन करने के लिए, और सुबह सुबह वो जो उपमा है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं बढ़िया तरीके से खाती थी, है? एक आधी चपाती भी खाती थी, चाय में थोड़ा अदरक डाल के पीती थी। बाबा आओ भोग आपके लिए तैयार है। तो ऐसी भोग लेने से, भोगना से मुक्त नहीं हो सकते। सोमान का अभ्यास करने से कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ऐसे हाथ घीसो और फिर धीरे धीरे करके घुटनों के ऊपर रखो। आपको पता चलेगा कि इनसे भी घुटनों का दर्द जाता है। गलत नहीं है, जाता है, लेकिन फिर आता है, सदा के लिए नहीं जाता। और फिर जो सिखा रहे हैं उनको घुटनों का दर्द है, वो भी तेल मालिश करते हैं। देखो, घर बैठे बैठे भी थोड़ी श्रद्धा और थोड़ा विश्वास के साथ ये सुंदर परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं।